स्टूडेंट्स आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे हम और देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें इसके बारे में क्या बताता है। और हम आइसोकोरिक प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पे वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखते हैं, सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट यानी कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है जी। तो अब अगर सिस्टम का वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखें तो फिर इसका मतलब यह है कि कोई वर्क डन नहीं होगा। अब कैसे वर्क डन नहीं होगा ये हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सपोज के एक सिलेंडर है हमारे पास जिसके अंदर जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये क्लोज्ड है, सिलेंडर जो है टोटली क्लोज्ड है यानी कि बंद है हर तरफ से। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है हम देख रहे हैं एक साइड से। तो ये जो है हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्लोज सिस्टम है, इसका मतलब है हम इसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते। वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि इस पे वर्क डन नहीं कर सकते, ना ही सिस्टम खुद से कोई वर्क डन कर सकता है। यानी कि ना तो ये कंप्रेस हो सकता है ना एक्सपेंड हो सकता है। वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। डेल्टा वी जो है वो ज़ीरो है। ठीक है, और फिर हम जानते हैं कि डेल्टा वी ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन जो कि हम फाइंड आउट करते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी से, तो ये ज़ीरो होगा। ठीक है, तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो है। अगर वर्क डन ज़ीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक फिर हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चले पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है जी। तो इसके मुताबिक स्टूडेंट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है हमारे पास वो आती है Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है, यानी कि अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो सिस्टम में वर्क डन और प्लस उसके इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी। इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो फिर हम देख रहे हैं कि वर्क डन तो ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सिस्टम को कोई हीट जो है वो सप्लाई करें, अगर हम सिस्टम को जो है वो कोई क्यू हीट जो है वो सप्लाई करें तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है जी। Q इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्योंकि हमने कहा है कि W जो है वो ज़ीरो है। जितनी भी हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज के तौर पर जो है सिस्टम में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर हम ग्राफिकली समझना चाहें तो इसको हम ग्राफिकली इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज के जो है यहाँ पे अगर हम जो है वो रिप्रेजेंट करें डायग्राम पे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे। ठीक है, ये हम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वॉल्यूम जो है हम यहाँ पे ये कांस्टेंट है, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, प्रेशर जो है हम वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। और फिर हम अगर बात करें यहाँ पे इस डायग्राम के मुताबिक तो फिर हम देखते हैं कि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा। यानी कि वॉल्यूम जो है जो यहाँ पे वॉल्यूम था वो मतलब एट दी एंड फाइनल पॉइंट तक भी वही वॉल्यूम रहेगा। सपोज कि हमने स्टार्ट किया उस वक्त हमारे पास प्रेशर की इनिशियल कंडीशन जो थी वो ये थी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास P1 था। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि हमने कहा कि हमने हीटअप करना शुरू किया, हीटअप करना शुरू किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि टेम्परेचर, जैसे कि टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, तो फिर हम ये भी जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है प्रेशर से। तो इसका मतलब ये है कि फिर टेम्परेचर इंक्रीज होने से प्रेशर इंक्रीज होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा, तो फिर प्रेशर जो है फाइनली हमारे पास जो है वो ये आ गया है। ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला प्रेशर जो है ये वाला प्रेशर इसको हम P2 कह देते हैं। वॉल्यूम बहरहाल यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो फिर अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट जो है वो लाइन आएगी अलोंग पैरेलल टू द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होंगे और वो कौन से होंगे, वो होंगे जी हमारे पास P1 V1। और टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट में हम T1 जो है वो रखेंगे और फिर जो है जब हमने हीटअप किया तो टेम्परेचर चेंज होगा। अच्छा, फिर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे, सेकंड फाइनल पॉइंट पे अगर हम स्टेट वेरिएबल्स को चेक करें तो उसमें हमारे पास प्रेशर आ रहा है P2, लेकिन वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है V1। और टेम्परेचर भी, टेम्परेचर सिस्टम का चेंज हो रहा है जो कि हमारे पास आ रहा है T2। तो स्टूडेंट्स फिर ये वाला ग्राफ जो है ये हमें जो है वो स्टेट में चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो चेंज
नहीं हो रहा। अब सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहे तो और फिर इस तरह से हम देखते हैं कि सिस्टम, देखें अगर प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होंगे तो उससे क्या होगा, हमने देखा कि हीट अप करें तो टेम्परेचर बढ़ेगा और फिर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। और फिर हम जानते हैं कि जो इंटरनल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ही सम अप होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है, अगर एवरेज के ई जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कैसे इंक्रीज हो रही है, हीट अप्लाई कर सप्लाई करने से, यानी कि सिस्टम को हीट देने से। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का ही, काइनेटिक और पोटेंशियल का ही सम अप है। तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे सॉरी डेल्टा यू जो है ये चेंज को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इंटरनल एनर्जी को सिंपली रिप्रेजेंट करें तो ये हमारे पास है यू, तो इसमें इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर हम इंटरनल एनर्जी की इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो हैं वो डिफाइन करना चाहें तो फिर हम कह सकते हैं कि यू टू जो है, चलें इसके मुताबिक हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो स्टेट होगी इंटरनल एनर्जी की यू टू होगी, और यहाँ पे जो स्टेट होगी वो यू वन होगी। और U2 जो है ये ग्रेटर होगी U1 से, U2 इज ग्रेटर देन U1। ठीक है, इनिशियल फाइनल इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल काइनेटिक सॉरी इंटरनल एनर्जी से ज़्यादा होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी जो है वो सिस्टम की ओवरऑल इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो हमने देखा कि अगर हम हीट अप्लाई करें सिस्टम को हीट दें तो उसकी इंटरनल एनर्जी में कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसकी सारी की सारी हीट जो है उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफे का सबब बनती है। लेकिन अगर हम इसके रिवर्स प्रोसेस करें, यानी कि हमारे पास प्रेशर जो है पहले ज़्यादा था और जो है फिर हमने जो है वो उसको वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर कम किया, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, तो क्या होगा कि टेम्परेचर जो है वो इसका कम हो जाएगा, सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो सिस्टम का की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो जाएगी। तो फिर इस तरह से अगर हम सिस्टम में से हीट निकालें, यानी कि हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हम सिस्टम में से हीट निकाल दें तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, और अगर हम सिस्टम में हीट जो है वो एडअप करें तो उसकी इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा। और ये तब होगा जब हम सिस्टम का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस।